तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबी अध्ययन शाला में। मैं हूँ रताश वर्मा। ठीक है, तो गाइस आज जो है हमारा चैप्टर होने वाला है डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो मेरा जो लेक्चर फर्स्ट है वो अपलोड हो चुका है डायमेंशनल एनालिसिस पर। तो उसमें जो मैंने बताया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था विमाओं को लेकर के, यानी कि डायमेंशंस को लेकर के, ठीक है, यूनिट्स को लेकर के, और थोड़ी सी कुछ परिभाषा वगैरह मैंने उसमें बताई थी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस के बारे में। यानी कि हमने पढ़ तो लिया भाई कि डायमेंशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब इनका यूज हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, अनुप्रयोग क्या क्या हैं, इनकी सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं फिजिक्स में। तो इस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर चल रहा है हमारा, चैप्टर है फर्स्ट। चैप्टर का नाम है डायमेंशंस, डायमेंशंस, एरर्स एंड मेजरमेंट। डायमेंशंस, एरर्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। और उसका जो है, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट का जो है ये लेक्चर है सेकंड। लेक्चर फर्स्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो एक बार जा करके लेक्चर फर्स्ट देख लें, उसके बाद लेक्चर सेकंड देखें, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। वरना अगर आप एकदम से लेक्चर सेकंड पर आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी आपको समझने में। ठीक है दोस्तों, तो आपने अगर लेक्चर फर्स्ट देख रखा है तो आप इसे देखिए। और अगर आपको लेक्चर फर्स्ट में आता है, थोड़ा बेसिक आता है, जैसे हमारे पास डायमेंशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है, यूनिट्स क्या क्या होती हैं, और हमारे पास कितने सिस्टम होते हैं यूनिट्स के, वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पर आसानी से सवालों को कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप पहले बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद लेक्चर सेकंड को देखिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि विमाओं के अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो हमने बीमाओं के बारे में पढ़ लिया कि भाई बीमाएं होती क्या है, हम पूरी तरीके से जान चुके हैं बीमाएं क्या होती हैं। ठीक है, किस तरीके से हम बीमाएं निकालते हैं, किसी भी अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी दी है, तो किस तरीके से हम उसकी बीमा निकाल सकते हैं। हम फोर्स की कैसे बीमा निकाल सकते हैं, हम कार्य की कैसे निकाल सकते हैं, हम चाल की कैसे निकाल सकते हैं, वेग की कैसे निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह हमने सब अच्छी तरीके से डीपली करके समझ लिया था कि किस तरीके से बीमा हम निकाल सकते हैं। और किसमें पढ़ा था हमने, लेक्चर फर्स्ट में पूरा तरीके से हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो अब लेक्चर सेकंड है, तो लेक्चर सेकंड में हम बात करेंगे किसके बारे में, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें पहला जो आता है हमारे पास, जो पहली एप्लीकेशन है वो छोटी सी है, बहुत छोटी सी। ठीक है, जैसा अगर हम पहली एप्लीकेशन की बात करें कि फर्स्ट है, तो फर्स्ट है टू फाइंड यूनिट, टू फाइंड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, टू फाइंड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। इसका अर्थ क्या होगा कि हम किस तरीके से, अगर हमारे पास कोई भौतिक राशि दी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दे रखी है, ठीक है, तो उसकी हम यूनिट किस तरीके से देख सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी हमारे पास दे रखा है, जैसे मान लो हमारे पास ये दे दिया LT माइनस, तो हमारे पास किसी भौतिक राशि की या फिर किसी फिजिकल क्वांटिटी की हमारे पास डायमेंशन दे दी। अब वो कह रहा है कि भाई इसका ये बताइए कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब हम किस तरीके से यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि हमारे पास अगर यूनिट दी है तो हम डायमेंशन किस तरीके से निकालेंगे। लेकिन अगर हमारे पास डायमेंशन दे दी, हमारे पास डायमेंशन दे दी, तो यूनिट किस तरीके से निकालेंगे, ये भी हमें निकालना आना चाहिए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी यही है कि अगर हमारे पास क्या दी है, डायमेंशन दी है, हमारे पास क्या दी है, डायमेंशन दी है, तो हम यूनिट किस तरीके से फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो अभी तक हमने पढ़ा था यूनिट से डायमेंशन निकालना, अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन से यूनिट निकालना। ठीक है दोस्तों, अब समझो इसे अच्छी तरीके से। ठीक है, एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट डायरेक्टली एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, इसकी थ्योरी वगैरह नहीं है। मान लो फर्स्ट हमारे पास दे रखा है कि भाई आपके लिए जो दे रखी है ना, आपके पास एक डायमेंशन दी है, और डायमेंशन क्या दे रखी है आपके पास, LT माइनस 2 दे रखी है। क्या दी है, डायमेंशन LT माइनस 2। अब इसके हमें क्या करनी है, फाइंड यूनिट। अब इसकी सहायता से क्या बताओ, हमारे पास यूनिट बताओ। बात क्लियर हो रही है। अब मैंने लेक्चर फर्स्ट में अपने पहले बता दिया था कि हमें क्या करनी है, सिर्फ 5 बीमाएं याद रखनी है। कितनी बीमाएं याद रखनी है, 5। 5 की याद रखनी है, उससे हम बीमाओं का हर तरीके का सवाल आसानी से कर सकते हैं। अब भाई 5 बीमाएं कौन कौन सी है, ठीक है, तो आपके मन में ये आएगा। तो लेक्चर फर्स्ट में मैंने पहले बता दिया था कि सबसे पहले हमने यहां पर लिया था फर्स्ट नंबर पे मास को। क्या लिया था, मास यानी कि द्रव्यमान। सेकंड पर हमने ले रखा था लेंथ को। ठीक है, थर्ड पर हमने ले रखा था टाइम को। ठीक है, फोर्थ पर हमने ले रखा था विद्युत धारा को, और फिफ्थ पर हमने ले रखा था टेम्परेचर को।
ठीक है, एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसा अगर मैं मास की विमा की बात करूं, जैसा अगर हमारे पास द्रव्यमान दिया तो द्रव्यमान की विमा होती है हमारे पास m, ठीक है, लेंथ की विमा होती है हमारे पास l, टाइम की विमा होती है हमारे पास t, एम्पियर की विमा होती है हमारे पास a यानी कि करंट की, और हमारे पास टेम्परेचर की विमा होती है थीटा या केल्विन। क्वेश्चन में किस तरीके से दिया उस तरीके से हमें क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अब मैं बात करूं कि हमारे पास मास दिया है, यानी कि अगर किसी की विमा हमारे पास m दे रखी है तो उसकी जो यूनिट होगी, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हम उसे ऐसा यूनिट में निकालें, एमकेएस यूनिट में निकालें, हम सीजीएस यूनिट में भी उसकी सीजीएस पद्धति में भी उसकी हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। सीजीएस में भी निकाल सकते हैं, एमकेएस में भी निकाल सकते हैं, एफपीएस में भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एमकेएस में बता रहा हूँ। जैसे एमकेएस में अगर मैं मास का मास की यूनिट देखूं तो मास की यूनिट होती है हमारे पास किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। अगर मैं लेंथ की देखूं तो लेंथ की हमारे पास क्या होती है, लेंथ की होती है मीटर। क्या होती है, मीटर होती है। अगला आता है हमारे पास टाइम। क्या आता है, टाइम। और अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं तो टाइम की जो यूनिट होती है वो एमकेएस हो, सीजीएस हो, एफपीएस हो, कोई भी हो, सेकंड होती है। करंट की होती है हमारे पास एम्पियर, और टेम्परेचर की होती है हमारे पास केल्विन। बात क्लियर हो रही है, यानी कि मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर और टेम्परेचर की केल्विन होती है। ये उसकी सारी हमारे पास क्या दे रखी है, विमाएं दे रखी है। अब हमारे पास विमाएं तो दी है, हमें क्या निकालनी है, उसकी यूनिट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, यूनिट। अब इधर देखो, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। इसमें हमें यूनिट बतानी थी, तो हमारे पास क्या दे रखी है कि भाई विमा दे रखी है। विमा हमारे पास क्या दिया, एल टी माइनस टू, यानी कि डायमेंशन हमारे पास क्या दे दी, एल टी माइनस टू। अब आपको कुछ नहीं करना है, एल देखो किसकी डायमेंशन है, एल हमारे पास डायमेंशन है किसकी, लेंथ की, और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, मीटर लिख देना। अब उसके बाद करते हैं हम टी की। टी किसकी विमा है, टी विमा है हमारी किसकी, टाइम की। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास, सेकंड होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड आ जाएगा। माइनस टू है तो यहाँ पर पावर में कितना आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी थी, और फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन दी थी। ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन दी थी, और डायमेंशन की सहायता से हमने क्या कर लिया, उसकी यूनिट फाइंड कर ली। जैसे एल टी माइनस टू था तो एल टी माइनस टू की हमने यूनिट निकाली, कितनी आ गई हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल करके आ गई। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि भाई थोड़ा सा वो घुमा दे, अब वो घुमाएगा कैसे, कि भाई देखो इस वाले चैप्टर में घुमाने वाली तो कोई बात है नहीं, बात घुमाने वाली यहाँ पर नहीं है। बात सिर्फ यहाँ पर एक है, और वो बात क्या है कि वो तुम्हें थोड़ी अजीब सी डायमेंशन दे देगा। ठीक है, कोई ऐसी दे देगा जहां पर तुम्हें रखने में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी आप आसानी से क्या डायमेंशन से यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाता हूं, और लेवल बढ़ा करके हमारे पास यहाँ पर उसने दे दी कि भैया ये बताओ कि अगर हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, हमारे पास क्या दिया, हमारे पास डायमेंशन दे दी एम एल टी माइनस टू, या फिर एम एल टू टी माइनस टू। अब भैया इसकी यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगी। तो हमें सिर्फ यूनिट किससे लेना देना है, हमें यूनिट से लेना देना है कि हमारे पास जो भी यूनिट निकल करके आ रही है उसमें जितनी भी क्वांटिटी यूज हुई है उनकी जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास आनी चाहिए, हमारे हमने जो यूनिट निकाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया कुछ समझ में आ नहीं रहा है, देखो अभी समझ में आ जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी पूरी। इसकी निकालो। एम दे रखा है, एम किसका है, मास का, किलोग्राम लिख दो। एल किसका है, लंबाई का, मीटर लिख दो, स्क्वायर लगा दो। फिर क्या है हमारे पास, टी, टी किसका है, समय का, समय की होती है सेकंड, माइनस का टू लगा दो। ऊपर माइनस की टू है, नीचे जाकर के क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लस की टू हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हुई, डायमेंशन निकल करके आ गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये डायमेंशन होती किसकी है, सॉरी डायमेंशन बोल रहा हूँ बार बार, ये हमारे पास जो यूनिट निकल करके आई है ये यूनिट होती किसकी है। अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो ये जो हमारे पास यूनिट निकल करके आई है ये यूनिट होती है कार्य की, कार्य यानी कि वर्क की। ठीक है, तो हमें सिर्फ इस वाली यूनिट से लेना देना है। अब वर्क की एक यूनिट हमारे पास क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। तो जूल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना किससा है, जो हमारी ये वाली यूनिट निकल करके आई है। एस आई यूनिट्स में जितनी भी हमारे पास क्या होती हैं, जितनी भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां, जो मूल राशियां हम जिन्हें हम कहते हैं मूल राशि के रूप में जो यूनिट निकल करके आई है, बस उसी से हमें लेना देना है, इससे हमें लेना देना नहीं है। डायमेंशन की बस एक यही प्रॉब्लम है कि इसकी सहायता से हम ये वाली यूनिट नहीं बता सकते। हालांकि आपको याद हो जाएगा आगे चल करके, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यहां तक हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां तक हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास क्या दे रखा है, ml2 t माइनस टू दे रखा है, क्या दे रखा है, ml2 t माइनस टू, तो इसकी जो हमारे पास डायमेंशन निकल, सॉरी इसकी जो यूनिट निकल करके आएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। बात क्लियर हुई। अब इसमें क्या करेगा, मान लो एक थोड़ी सी और अजीब सी ले लो। ठीक है, जैसे मान लो हमने यहां पर ले ली, हमने यहां डायमेंशन ले ली थर्ड, आप लिखते रहे तुरंत की तुरंत। ठीक है, कॉपी लेकर के बैठे अपने नोट्स बनाते रहे। जैसा अगर मैं यहां पर कहूं
कि मेरे पास ये दे रखा है mt-2। अब mt-2 है तो हमें इससे लेना देना नहीं है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है, इससे हमें बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ उसकी क्या फाइंड करनी है, यूनिट फाइंड करनी है। क्वेश्चन बस यहीं तक ही बनेगा, क्वेश्चन यहीं तक ही बनेगा। अगर हाँ वो ये पूछ लेता है कि भाई वो उसकी ये जो डायमेंशन है ये किस भौतिक राशि की है या किस फिजिकल क्वांटिटी की है, तो उसके लिए आपको कम से कम फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। जैसे अगर आप 11th लेवल का क्वेश्चन लगा रहे हो और वहां पर पूछ ले कि भाई ये बीमा निकल करके आ रही है, डायमेंशन निकल करके आ रही है, किस भौतिक राशि की है, तो आपको कम से कम पूरी फिजिक्स की सारी जो परिभाषाएं वगैरह हैं वो याद होनी चाहिए, फॉर्मूलेज वगैरह याद होनी चाहिए, तो आप आसानी से बता सकते हो, वरना प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है क्या बताओगे, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट की बात कर रहे हैं। असल में मैं ये वाला चैप्टर दोबारा से एक बार फिर रिवीजन कराऊंगा, जब आपका क्लास 11 का पूरा कोर्स हो चुका होगा, फिर मैं दोबारा से रिवीजन कराऊंगा, और रिवीजन कराने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि किस भौतिक राशि की डायमेंशन। ठीक है, तो हमें तो क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है। ठीक है भैया, अब एम देखो, एम क्या है हमारे पास, मास की यूनिट होती है, क्या हो जाएगा हमारे पास, किलोग्राम, टी सेकेंड, तो किलोग्राम सेकेंड -2, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये थोड़ी अजीब सी यूनिट निकल कर आई, लेकिन यूनिट यही होगी इसकी, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई किस भौतिक राशि की है हमारे पास, ठीक है, तो ये जो होती है हमारे पास किसकी बीमा होती है, पृष्ठ तनाव की होती है। किसकी होती है, पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ये वो वाला टेंशन नहीं जो तुम सोच रहे हो, पृष्ठ तनाव क्या है हमारे पास, पृष्ठ तनाव। तो ये जो बीमा होती है किसकी बीमा होती है हमारे पास, पृष्ठ तनाव की होती है। अब भाई उस पर जाने की जरूरत नहीं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, खुद में अपना एक अलग कहानी है इनकी। ठीक है, तो उसके बाद में करेंगे हम। अभी ये देख लो, हमें क्या दे रखी थी हमारे पास, एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन दे रखी थी, और उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन से हमने क्या करा, उसकी यूनिट निकाल ली। बात समझ में आई। तो बस पहली एप्लीकेशन इतनी सी है कि हमारे पास कोई भी एक वो फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी और उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन दी जाएगी, और उस डायमेंशन से हमें क्या करना होगा, यूनिट निकालनी होगी। बात क्लियर होगी। ठीक है, तो आप बहुत सारी कोई सी भी डायमेंशन उठा सकते हो और उसकी यूनिट आसानी से निकाल सकते हो, अगर आपको ये इतना याद, बस आपको इतना याद करना है, बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं फर्स्ट लेक्चर में भी अपना बता चुका हूं, बस इतना याद कर लो बीमाओं वालों में, पूरा रटने की जरूरत नहीं है। ये 5 बीमाएं हैं, याद कर लो, हर क्वेश्चन बन जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट याद कर लो बस छोटा सा। ठीक, अब देखो अगला। ठीक है, तो हमारा क्या है, फर्स्ट वाली हेडिंग पूरी होगी, बस इतना ही है, इतना ही बनेगा, यहां से क्वेश्चन वगैरह बनता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेकंड की। ठीक है, अब सेकंड वाली जो हेडिंग है हमारी, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सेकंड है हमारी, किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश हो जाएगी, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, मतलब तो समझ में आया नहीं, हेडिंग काफी बड़ी हो गई। ठीक है, पूरे बोर्ड पर आई है, इसका मतलब क्या हुआ। अब भाई देखो, इसमें वो करेगा क्या, तुमसे पूछेगा क्या, तुम्हें एक भौतिक राशि दे देगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, उसकी कुछ दूसरी यूनिट होंगी, हमें क्या करना होगा, उस भौतिक राशि को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। जैसा हमारे पास लेंथ दी है, ठीक है, तो लेंथ के रूप में हमारे पास मान लो क्या दे रखा है, लेंथ में उसने क्या दे दिया हमें, 10 मीटर की लंबाई दे दी। अब वो कह रहा है कि मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँ, सेंटीमीटर में चेंज करो, तो आसानी से हम चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह कर करके, तो वो आसान हो जाता है। लेकिन अब अगर भाई उसने चाल दे दी हमारे पास, स्पीड दे दी, बल दे दिया, ठीक है, अलग अलग उसने चीजें दे दी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक दे दिया, तो होता क्या है कि अलग अलग चीजें दे देगा वो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे देगा आपको। ठीक है, और कहेगा कि इसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कीजिए, चेंज कीजिए। तो वहां पर कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बीमाओं का उपयोग करते हैं, बिना बीमाओं के ये वाले सवाल नहीं हो सकते। बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कॉन्सेप्ट की पहले बात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले हेडिंग डालनी है, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब देखो, इसके लिए तुम्हें क्या है, एक छोटा सा पॉइंट याद करना है, जो मैंने तुम्हें फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था। अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी कि अगर कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी एक भौतिक राशि है, तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, क्या होगी हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का गुणनफल हमेशा क्या आता है यहाँ पर, कांस्टेंट
आता है। बताई थी या नहीं बताई थी? हाँ भैया बताई थी। एन और यू का जो गुणनफल होगा या इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मैं पहले बता चुका, अब ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, ये कैसे आया किस तरीके से आया, फर्स्ट लेक्चर में बात कर ली इसके बारे में। ठीक है, तो एन और यू का गुणनफल क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि अगर कोई भौतिक राशि है, कोई भौतिक राशि है, उसका मान लो पहले का न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी n1, क्या दी थी हमारे पास? n1, और उसकी फिजिकल उसकी जो यूनिट दे रखी थी वो क्या दे रखी थी? u1, और बाद में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी? n2, और क्या थी हमारे पास? u2। तो n1 और n और u का अगर गुणनफल क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि n1 u1 का जो गुणनफल रहा होगा वो n2 u2 के, पहले का गुणनफल बराबर बाद का गुणनफल, पहले का गुणनफल बराबर बाद का गुणनफल, यानी कि क्या आएगा? बराबर n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। अब n1 यहाँ पर क्या है, u1 क्या है, इसके बारे में अगर मैं कहूं तो n1 होता है, यानी कि यहाँ पर n जो है वो हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और u है उसकी यूनिट। क्या है? यूनिट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हमारे पास दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दे रखी है। तो अगर मैं बात करूं किसकी? यूनिट की, तो भाई यूनिट है तो कुछ ना कोई डायमेंशन होंगी इसकी, यूनिट है तो कुछ ना कोई डायमेंशन होंगी। अब भैया डायमेंशन किस तरीके से हम निकालेंगे? डायमेंशन किस तरीके से निकालेंगे? तो देखो, कोई भी भौतिक राशि होती है, उस भौतिक राशि में अधिकतर जो जितनी भी हम भौतिक राशियां पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जो डायमेंशन यूज होंगी वो होंगी एम, एल, टी। एम, एल और टी ये सबसे ज्यादा आती हैं। एम्पियर बहुत ज्यादा कम आएगी। अगर मैं 11वीं क्लास की बात करूं तो 11वीं क्लास में हो सकता है कहीं बाई चांस एम्पियर का यूज हो गया, पर मुझे नहीं लगता कि कहीं पर यूज होगा। ठीक है, और दूसरी आता है हमारे पास थीटा। थीटा यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर की। तो ये इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है, तीन लेकर के हम चलते हैं। इन तीन से हम अपना फॉर्मूला निकालेंगे और क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी हमने जो ले ली, उसकी जो यूनिट है u1, तो हमने क्या मान लिया कि भाई इसकी जो यूनिट है, उसकी जो बीमा है ना, वो एम, एल और टी है। सही है भैया। ठीक है, देखो तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इधर दे रखा है हमारे पास n1। ठीक है, अब u1 क्या है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। तो यहाँ पर क्या होगा? m1 की पावर a हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है ना, l1 की पावर b और t1 की पावर c इजिकल टू, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास? n2। ठीक है भैया, n2 बराबर m1 की पावर, सॉरी n2 बराबर नहीं होगा, मल्टीप्लाई में होगा, और इधर हो जाएगा m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। इतनी बात समझ में आ रही है? इधर ए बी सी है, एम, एल और बी, टी, एम, एल और टी की पावर्स, और उधर है हमारे पास। ठीक है, आप कहोगे भैया आपने 1 तो इधर लगाया है, उधर 2 चेंज करते, एबीसी चेंज क्यों नहीं किया? देखो, मैंने एबीसी चेंज इस वजह से नहीं किया, अगर किसी भी भौतिक राशि को तुम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, तो उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आता है। जो हमारे पास बीमा होती है या फिर जो उसके यूनिट होती है, यूनिट में कभी भी चेंज नहीं आता। ऐसा अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई की यूनिट मीटर है, ऐसा नहीं कि लंबाई को तुमने छोटा करा तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, उसकी डायमेंशन कभी चेंज नहीं होगी, डायमेंशन उसकी सेम रहती है। तो जब डायमेंशन सेम है तो डायमेंशन की पावर सेम होंगे हमारे पास। अब इधर मैंने m1 l1 t1 क्यों ले लिया? क्योंकि जो डायमेंशन है, जो हमारे पास यूनिट निकल करके आएगी वो छोटी या बड़ी आएगी, तो इस वजह से 1 और मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? 2 ले लिया। अब यहाँ से हम फॉर्मूला निकालूंगा किसका? n2 का। तो अगर मैं यहाँ से n2 का फॉर्मूला निकालूं तो n2 बराबर हो जाएगा n1, इधर हो जाएगा m1 बटे m2 की पावर a, l1 बटे l2 की पावर b और t1 बटे t2 की पावर c। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आ गया किसका? कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। किसी भी तरीके का सवाल आ जाए, आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। 90% सवालों में ये यूज होगा, और हो सकता है कि किसी सवाल में ये वाला यूज हो जाए। अब ये किस तरीके के सवालों में यूज होगा वो मैं आपको जब सवाल कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है और ये वाला भी, यानी कि n1 u1 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? n2 u2 होता है, और n2 इक्वल टू होता है n1 m1 बटे m2 की पावर a, l1 बटे l2 की पावर b और t1 बटे t2 की पावर c। सही है भैया, आ गया समझ में? आ गया? नोट कर ली, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं इन पर कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी बस इतनी है इस वाले। ठीक है, बाकी हिंदी वगैरह हमें इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हिंदी का मतलब क्या है मेरा? थ्योरी से ज्यादा मतलब नहीं लेना। लिखवाने वाली थ्योरी क्या आपको बुक्स में मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स जो है मैं पहले बता चुका, मैथमेटिकल और प्रैक्टिकल नेचर है इसका, थोड़ा सा मैथमेटिकल और प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल इतना ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि थ्योरी जरूरी नहीं, थ्योरी भी काफी ज्यादा जरूरी है।
आपको जब तक थ्योरीज वगैरह, इक्वेशंस वगैरह की जो इक्वेशंस वगैरह निकल करके आएंगी, ठीक है, और अगर डेफिनेशंस वगैरह आ रही हैं, अगर आपके तैयार नहीं है तो आप क्वेश्चंस वगैरह नहीं बना सकते, आप क्वेश्चंस को समझ नहीं सकते, आप जो प्रॉब्लम्स वो दे रहे हैं उनको समझ नहीं सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इस चीज को लेकर के, ठीक है। जैसे मान लो हमने क्या करा यहाँ पर, क्वेश्चन ले लिया, कन्वर्ट कन्वर्ट 1 न्यूटन 1 न्यूटन इंटू डाइन डी बाई एन, ठीक है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। इसका मतलब क्या हुआ, एक न्यूटन को एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करो। ये वो वाला डाइन नहीं है आप जो समझ रहे हो, ठीक है, वो डाइन नहीं होता है, वो कुछ और होता है। हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कर रहे हैं। अब न्यूटन क्या है, डाइन क्या है, भैया ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये वो वाला सुनने वाला नहीं है जो तुमने सुना है अपने घर पर, ठीक है, वो वाला नहीं है। ये न्यूटन जो होता है हमारे पास, ये फोर्स की डायमेंशन होती है। किसकी डायमेंशन होती है, फोर्स की डायमेंशन, फोर्स का यूनिट होती है। जो डाइन है वो भी फोर्स की यूनिट है, लेकिन जो यूनिट होती है, आपको एक बात याद रखनी है बस इस वाले क्वेश्चन में, कि जो न्यूटन है हमारे पास, ठीक है, जो न्यूटन होता है वो हमारे पास एम के एस यूनिट होती है। क्या होती है, एम के एस ए यूनिट। और जो डाइन होती है वो हमारे पास सी जी एस यूनिट होती है। क्या होती है, सी जी एस यूनिट होती है। तो वो क्या कर रहा है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे, या फिर न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, किसी भी तरीके का सवाल बनकर के आ सकता है। न्यूटन को डाइन में करवा सकता है, डाइन को न्यूटन में, वगैरह वगैरह करवा सकता है। पास समझ में आई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो न्यूटन की बात कर रहा है, न्यूटन यानी कि फोर्स की बात कर रहा है, तो पहले एक काम करो, फोर्स की डायमेंशन निकाल लो, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स की डायमेंशन की बात करूं, तो जो फोर्स की डायमेंशन होती है वो हमारे पास होती है ml t माइनस, क्या होती है हमारे पास, ml t माइनस, ठीक है। अब देखो इधर फोर्स की डायमेंशन निकल करके आ गई। अब मैंने क्या बताया था, एक मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, n2 इक्वल टू फॉर्मूला आ रहा था हमारे पास n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आ रहा था। अब भाई इस फॉर्मूले से ये ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो हमारे पास जो भी वैल्यू दी जाएगी, जो भी वैल्यू दी जाएगी वो वैल्यू होगी n1 की। किसकी वैल्यू होगी, n1 की। और जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो किसकी होगी, n2 की होगी। यानी कि n2 की फाइंड करनी होगी और n1 की दी जाएगी। पहले समझ लो, n1 की दी है, n2 की फाइंड करनी है, यानी कि n1 दिया है, n2 फाइंड करना है, n1 दिया है, n2 फाइंड करना है, 1 दिया है, 2 फाइंड करना है, 1 दिया है, 2 फाइंड करना है। अब इसमें देखो 1 न्यूटन दे रखा है, तो n1 की वैल्यू दी है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि n1, तो n1 हमारे पास कितना दिया है, 1 दे रखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, n1 इक्वल टू इसने कितना दिया है 1, और n2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब यहाँ पर वही अपना फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला कौन सा है, कि भैया फॉर्मूला कौन सा हमारे पास, फॉर्मूला है n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। सही है भैया, n1 की वैल्यू दे रखी है। अब भैया हमें पता है mlt वगैरह वगैरह तो बीमाएं हैं, ठीक है। यहाँ abc क्या है, तो देखो abc की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, abc की वैल्यू हम कंपेयर करके निकालेंगे उसके डायमेंशन से। किससे, डायमेंशन से। जैसे यहाँ से अगर मैं इसकी कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। तो यहाँ पर मान रखो हमारे पास आ जाएगा n2 इक्वल टू, n1 की वैल्यू कितनी दी है, n1 की दी है 1, n1 की कितनी दी है 1। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जिस भी यूनिट में या फिर जिस भी हमारे पास सिस्टम में वैल्यू दी जा रही है वो हमें रखनी है ऊपर, कहाँ रखनी है ऊपर, और जिसमें बदलना है वो कहाँ रखनी है, नीचे। जिसमें दी जा रही है ऊपर, जिसमें बदलनी है कहाँ रखनी है, नीचे। जिसमें दी जा रही है ऊपर, जिसमें बदलनी है नीचे। तो हमारे पास दी किसमें है, एम के एस में। तो एम के एस में जो हमारे पास एम एल टी, इनके जो यूनिट होती है हमारे पास, ये डायमेंशन है, डायमेंशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिट की। तो हमारे पास एम के एस में जो यूनिट होंगी वो ऊपर रखी जाएंगी, और जो सीजीएस में यूनिट होंगी वो कहाँ रखी जाएंगी, नीचे रखी जाएंगी। बात समझ में आई, नहीं आई, एक बात और सुन लो, ए बी सी का मान हमें पता चल गया, यहाँ से निकालेंगे। अब भाई एम वन क्या है, एम किसकी यूनिट है, पहले ये बता दो किसकी है, द्रव्यमान की है, ठीक है भैया, द्रव्यमान की है। मात्रक क्या होता है इसका, किलोग्राम होता है। यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। एम के एस, अगर मैं एम के एस यूनिट की बात करूं तो किलोग्राम होती है, सीजीएस की क्या होती है हमारे पास, ग्राम होती है। बात कर चुका हूं लेक्चर फर्स्ट में। अब होगा क्या, दी किसमें है, किलोग्राम में दिए नहीं दिए, तो किलोग्राम में दी है, तो जिसमें दी है ऊपर रखना है, किसमें बदलना है, सीजीएस में, यानी कि ग्राम का रखना है नीचे। और ए की वैल्यू कितनी दी है, ठीक है, L1 लंबाई, लंबाई की एम के एस यूनिट मीटर ऊपर रख लो, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर नीचे रख दो।
अब क्या है T1 अपॉन T2। T हमारे पास क्या है समय, समय की विमा वही होती है सेकंड होती है, इसमें भी सेकंड होती है, तो समय लेना देना कुछ नहीं है। ये कट गया, 1 बचेगा, 1 की पावर -2 करेंगे 1 आएगा, उससे लेना देना नहीं है हमारे पास, ये कैंसिल हो गया यहीं पर। अब देखो यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ से निकालूं तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 इक्वल टू आ जाएगा 1। अब किलोग्राम को क्या करो, देखो इधर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख लो। जैसा अगर मैं बात करूँ N2, N1 की वैल्यू 1 दी है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। किलोग्राम को क्या करो, ग्राम में चेंज कर लो, किसमें चेंज कर लो, ग्राम में। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, वही देखो सभी को पता है कितने होते हैं हमारे पास, 1000 ग्राम होते हैं। नीचे कितना आ जाएगा, पावर 1 चल रही है, 1 को दिखाते नहीं। अगला हमारे पास क्या है, मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में ये सेंटीमीटर होते हैं 100, तो ऊपर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर और नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल करके आ गई, अब 1000 और 100 कितने हो गए हमारे पास, 1 लाख। कितने हो गए, 1 लाख। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2 इक्वल टू 10 की घात 5 वैल्यू निकल करके आ गई। तो 1 न्यूटन में हम क्या बताएंगे कि भाई 1 न्यूटन में जो डाइन होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास, 1 लाख डाइन होते हैं। कितने होते हैं हमारे पास, 1 लाख डाइन होते हैं। ठीक है, तो आगे से आपको अगर किसी को डाइन बोलना है तो डायरेक्टली डाइन मत बोलना, उसे न्यूटन बोल देना। क्या बोल देना, न्यूटन, क्योंकि 1 न्यूटन किसके बराबर होती है, 1 लाख डाइन के बराबर होती है। बात समझ में आ रही है, पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ बोल दिया। ठीक है, अब मजाक से हट के थोड़ा सा इधर को आते हैं। यानी कि हमारे पास N2 किसकी वैल्यू निकल करके आई है, डाइन की वैल्यू निकल करके आई। यानी कि हम क्या बताएंगे कि भैया 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर। बात क्लियर हुई, सवाल समझ में आया। अगर कहीं पर भी डाउट है तो एक बार रिपीट करना, बैक जाना, दोबारा से देखना, समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इतने बनेंगे और बाकी हम जिस जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, मैं आपको ऐसा नहीं कि ये चैप्टर बिमाओ वाला वहीं पर ही लेकर के चलूंगा, मैं एप्लीकेशन जिस चैप्टर में लग रही होंगी मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर में आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं, हर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम सोल्व करवाऊं इस चीज को लेकर के। क्योंकि अभी क्या है, आप एकदम फ्रेश आए हो और मैं एकदम से आपको अगर आगे का करा दूं डायमेंशन में तो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं फिर क्या आएगी हमारे पास, प्रॉब्लम आएगी। तो अभी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, प्रॉब्लम जितनी भी लगानी है वो लगभग जब हम कोर्स पढ़ चुके हों तब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए किसी भी चैप्टर की। जैसे हमें मान लो फर्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो फर्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरीके से आना चाहिए। और अगर सेकंड चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सेकंड वाला तो आना चाहिए, उसके साथ साथ फर्स्ट वाला भी आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट की एप्लीकेशन लग जाती है किसमें, सेकंड में। और आप फर्स्ट भूल गए तो कहीं ना कहीं सेकंड वाले में क्या आती है, फिर प्रॉब्लम्स आती है। बात समझ में आई। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, इनटू अर्ग। इसका मतलब क्या हुआ, 1 जूल को अर्ग में, अर्ग में परिवर्तित, अर्ग में परिवर्तित कीजिए। 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। ठीक है भैया, क्वेश्चन दे रखा है, समझेंगे कैसे। देखो अभी मैं आसान क्वेश्चन करा रहा हूं, इसी वजह से करा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। जूल जो होती है हमारे पास वो एनर्जी की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। यहाँ एनर्जी की बात कर रहा है वो, और एनर्जी यानी कि ऊर्जा की। तो ऊर्जा की जो जूल यूनिट होती है वो एम के एस यूनिट होती है। क्या होती है हमारे पास, एम के एस यूनिट होती है। और जो अर्ग यूनिट होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, सीजीएस यूनिट होती है। तो हमें एम के एस में किसमें चेंज करना है, सीजीएस में, और फिर ये बताने की भाई 1 जूल में कितने अर्ग होंगे हमारे पास। बात क्लियर हुई। अब देखो निकालेंगे किस तरीके से, समझ लो इस चीज को। तो वही जो वैल्यू दी है वो किसकी दी है, 1 की 2 की, 1 की दी है, पहले समझा चुका। तो n1 इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 की बात कर रहा है, एक। n2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब मैंने जूल बता दी, जूल किसकी है हमारे पास, डायमेंशन ऊर्जा की है। और अगर मैं ऊर्जा का डायमेंशन देखूं, डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है ml2 e-। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला वही वाला सेम। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c। ठीक है, कैलकुलेट करो इस चीज को। n1 की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी। एम के एस में, एम के एस से सीजीएस में परिवर्तित करना, एक क्वेश्चन करा चुका, क्लियर हो जाएगा। यानी कि एम के एस
से CGS में, तो जिसमें दिया है ऊपर, जिसमें बदलना है नीचे। अब दिया किसमें, MKS में, तो MKS में M यानी कि किलोग्राम कहाँ जाएगा ऊपर और ग्राम कहाँ आएगा नीचे। पावर कितनी है 1, L1, मीटर कहाँ आएगा ऊपर, सेंटीमीटर कहाँ आएगा नीचे, पावर कितनी है 2। अगला T1, T1 की विमा सेम होती है यानी कि यूनिट सेम होती है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -2। ये तो क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया, सही है भैया। अब एक काम करो, किलोग्राम को चेंज कर लो किसमें, ग्राम में। तो 1 दिया हमारे पास, किलोग्राम को जब हम ग्राम में चेंज कर लेंगे तो 1 किलोग्राम में कितना होता है हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। कितना होते हैं 1000 ग्राम, नीचे कितना आ गया 1000 ग्राम। मीटर को किसमें चेंज कर लो, सेंटीमीटर में, और मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर, पावर कितनी हो जाएगी 2। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब यहाँ पर देखो एक कितना हो गया 1, इधर कितना है हमारे पास 1000, कितना है 1000 इंटू, अब देखो यहाँ 100 दिया है, इसे लिख लो 100 इंटू 100, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, कितना दिया हमारे पास स्क्वायर दिया। अब 1000 की 100 से करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास N2 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 130 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल करके आ गई 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर 7 निकल करके आ गई। अब इसका मतलब क्या है कि भाई हम जब भी जूल को अर्ग में बदलेंगे, जूल को अर्ग में बदलेंगे तो हमारे पास क्या है 10 टू दी पावर 7, यानी कि एक जूल में कितना अर्ग होते हैं हमारे पास 10 की पावर 7, 10 टू दी पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक जूल इज इक्वल टू होता है हमारे पास 10 टू दी की पावर 7। बात समझ में आई? ठीक है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पर जो हमारी जो डायमेंशनल एनालिसिस की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी वो पूरी हो चुकी। पूरी का मतलब क्या है कि फर्स्ट वाली और सेकंड वाली ये दोनों पूरी हो चुकी। क्वेश्चन बनेगा सिर्फ इसी तरीके का बनेगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा हाई क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, और बाकी जिस जिस तरीके के क्वेश्चन आते रहेंगे वो क्वेश्चन कराते रहूंगा। अभी तो मैं थ्योरी करा रहा हूँ, उसके बाद में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, प्रैक्टिस वगैरह कराऊंगा, आपसे भी कराऊंगा, खुद भी करूंगा, और एक आपको सीट दिया करूंगा, उसको आपको सोल्व करनी हुआ करेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।